Good morning, students. In the last class, we discussed about the other criterias which are very important, which are equally important for comparing the development of two or more countries. In this class, we are going to discuss three topics. One is public facilities, second is PMI, and third one is human development report. So let us start with the current topics. So first one is public facilities. Now, what are the public facilities? देखो ये बेसिक फैसिलिटीज होती है जो मिनिमम हर किसी को चाहिए, कोई भी सिटीजन है कंट्री का, हर एक को चाहिए। और इसका जिम्मेदारी जो होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रोवाइड करने का, वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी गवर्नमेंट का होता है। सो दीज आर द बेसिक फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स। एग्जाम्पल्स आर हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये बेसिक फैसिलिटीज हैं, ये कोई लग्जरी चीजें नहीं है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर एक किसी को चाहिए और जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करता है, बट गवर्नमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज टू द पीपल। ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है हर एक अपने सिटीजन को ये प्रोवाइड करवाना। सो now the question arises, why government provides these public facilities? Government provide करती ही क्यों है ये public facilities? उसके लिए कुछ reasons हैं. Number one, these facilities are not needed by an individual person. These facilities are needed collectively by a group of people. So the best way to provide these facilities is to provide them collectively. कहने का मतलब ये है कि ये फैसिलिटी एक इंडिविजुअल को नहीं चाहिए होती है। ये अगर हम चाहते भी हैं तो ये कलेक्टिवली प्रोवाइड करना पॉसिबल हो पाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सा रीजन ये है कि आपके पड़ोस में रहने वाले जो बच्चे हैं, आपके आसपास रहने वाले बच्चे हैं, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जहां आप रहते हैं वहां एक स्कूल की जरूरत पड़ी, इसलिए गवर्नमेंट ने वहां एक स्कूल बना दिया। हमारे घर के आगे से जो रोड जाती है वो किसी एक पर्सन के चाहने से नहीं बनी हुई होगी। अगर मैं चाहूं कि आज मेरे घर के सामने से एक रोड बन जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल। बट इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल वांट दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी, चाहे वो सैनिटेशन का फैसिलिटी है, चाहे पानी की फैसिलिटी है, चाहे हेल्थ का फैसिलिटी है, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर उसको चाहते हैं तो गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड दैट फैसिलिटी। तो जो बेस्ट वे होता है, जो सबसे अच्छा जो तरीका होता है इन पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का वो ये होता है कि उनको कलेक्टिवली प्रोवाइड करें, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल को प्रोवाइड करें, ना कि इंडिविजुअल को। अगर हमें घर में पानी चाहिए, पानी का कनेक्शन चाहिए, तो वो हमें इसलिए मिल पा रहा है क्योंकि हमारे आसपास रहने वाले बाकी लोग भी जो हैं वो उस चीज को चाहते हैं। अगर कोई हम नई फैसिलिटी अगर चाहेंगे जो उस एरिया में नहीं है जहां हम रहते हैं, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि हमारे आसपास रहने वाले लोग भी वो चीज का रिक्वायरमेंट रखते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट इंडिविजुअली किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकती। सो दीज फैसिलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, दे आर रिक्वायर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो सबसे जो तरीका है जो प्रोवाइड करने का, वो गवर्नमेंट का ही है कि उसको बल्क में प्रोवाइड किया जाए, मासेस में प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट रीजन इज, it is the responsibility of the government to provide these facilities to the citizens of the country। कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो सेक्टर है, गवर्नमेंट जो है कंट्री का, इट इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी which is responsible for the provision of these basic facilities। ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सारे सिटीजन्स को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट रीजन इज, इवन इफ दीज फैसिलिटीज आर हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर, तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा। कई केसेस में ये हुआ है, कई एरिया में ऐसा हुआ है कि ये जो पब्लिक फैसिलिटी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, पानी का हो गया, ये प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है क्योंकि गवर्नमेंट उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी। लेकिन उस केस में क्या हुआ, उनका प्राइसेस बढ़ गया और ये जो चीजें हैं वो आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गई। दे बिकेम आउट ऑफ रीच ऑफ कॉमन पीपल एंड विच इज अगेंस्ट द वेलफेयर गोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम जो होता है एक वेलफेयर एजेंसी की तरह होता है, लोगों का
भला करना होता है, लेकिन अगर इस तरह से प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा, और जब लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा तो ये गवर्नमेंट का जो गोल है उसके अगेंस्ट में हो जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट. So some examples where public facilities have been have been proven to be very good for the people. जैसे केरला में क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये बहुत ही कम है. Why? Because there are better facilities of education and health by the government. नेक्स्ट है तमिलनाडु में क्या है, पीडीएस सिस्टम बहुत ही सक्सेसफुल है. वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वहाँ जो है 90% लोग जो रूरल पीपल है दे आर यूजिंग राशन शॉप फॉर देयर फॉर परचेजिंग द राशंस. तो ये दो एग्जांपल अच्छे हैं जहाँ पब्लिक फैसिलिटी बहुत ही एफिशिएंट यूज मतलब साबित हुई है, और उससे जो है लोगों का जो डेवलपमेंट है, लोगों का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हुआ है. नेक्स्ट इज बॉडी मास इंडेक्स. जो नया टॉपिक है, जो दूसरा टॉपिक आज का, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स क्या है? ये एक तरीका कह लीजिए, इंडेक्स कह लीजिए, प्रोसीजर कह लीजिए, इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए. एक ऐसा तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो एडल्ट है वो अंडर नरिश तो नहीं है कहीं, या ओवरवेट तो नहीं है कहीं. ये पता करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं. सो इट इज an instrument which is used to find out whether an adult is undernourished, normal or overweight. ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं कि कहीं एक एडल्ट जो है अंडरनरिश्ड, नॉर्मल या ओवरवेट तो नहीं है. तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? नंबर वन है, पहला जो स्टेप है, टेक द वेट ऑफ द पर्सन इन केजी. आदमी जिसका भी एडल्ट का निकालना है उसका वेट केजी में लेना है. देन टेक द हाइट ऑफ द पर्सन इन मीटर्स. हाइट किसी भी सेंटीमीटर में निकालो लेकिन उसको कन्वर्ट कर लो मीटर्स में. देन थर्ड मेथड है, divide the weight of person by square of height in meters. The value so obtained is BMI. जो हमने वेट निकाला था उसको हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी मीटर में जितनी भी हाइट आई थी उसका स्क्वायर करके, यानी उसको खुद से मल्टीप्लाई करके फिर उसको वेट से डिवाइड करना है. तो जो वैल्यू आएगा वो BMI आएगा, यानी फॉर्मूला बनेगा BMI का, वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर. सो ये तरीका है BMI को कैलकुलेट करने का. अब BMI निकाल के कंक्लूजन कैसे आएगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सन जो है अंडरनरिश्ड है या ओवरवेट है या नॉर्मल है? सो कंक्लूजन इज देयर आर थ्री केसेस. इफ BMI इज लेस देन 18.5, अगर BMI जो है 18.5 से कम है, अगर 18.5 से कम है इसका मतलब वो पर्सन है, वो जो एडल्ट है, ही और शी इज अंडरनरिश्ड, यानी वो कुपोषित है, न्यूट्रिशन लेवल उसका ठीक नहीं है. if the person if the BMI of the person is between 18.5 to 25, इसके बीच में है या ये दोनों वैल्यू भी मान सकते हैं, इतना है, तो that person is considered to be normal, यानी वो नॉर्मल है, ना तो अंडरवेट है, ना तो अंडरनरिश्ड है और ना ही ओवरवेट है. नेक्स्ट इज जो थर्ड केस है, इफ इट इज मोर देन 25 then the person is said to be overweight. तो ये तरीका है BMI को निकालने का, उसका कंक्लूजन जो है वो देखने का कि वो इसका यूज कैसे करें, किस तरह से हम बता सकते हैं कि वो पर्सन अंडरनरिश्ड है या नॉर्मल है या ओवरवेट है. इफ इट इज लेस देन 18.5 इट मींस द पर्सन इज अंडरनरिश्ड. 18.5 टू 25 तक है तो नॉर्मल में आएगा. अगर मोर देन 25 आता है इट मींस दैट पर्सन इज ओवरवेट. So example लेते हैं. Suppose the weight of an adult is 60 kg and height is 1.60 meters. तो करना क्या है BMI के लिए, हाइट को वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है. So BMI equals to weight upon height in meter square. तो 60 वेट था, हाइट है 1.60 मीटर, उसको स्क्वायर कर दिया तो 60 अपॉन 1.60 का स्क्वायर आ गया 2.56, और ये टोटल कैलकुलेट करके आ जाता है हमारे पास 23.43. और अगर हम इस हिसाब से जाएं BMI का जो 3 कैटेगरी है तो पता लगेगा कि दैट पर्सन इज नॉर्मल. तो उसका BMI देख के हमें पता लग गया
कि वो पर्सन जो है वो नॉर्मल है, ना तो वो अंडर नरिश्ड है और ना ही वो ओवरवेट है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसमें हमें नोट याद रखना है कि दिस क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन। ग्रोइंग जो चिल्ड्रन है, जिनका ग्रोथ अभी हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, उनके लिए ये क्राइटेरिया जो है वो एप्लीकेबल नहीं है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उनका बीएमआई हो सकता है कि आज उनका हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो कल को जो है उनका बीएमआई कहीं ना कहीं जो है वो जब ग्रो कर रहे हैं तो इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ये एडल्ट के लिए है जब उसका हाइट जितना बढ़ना होता है, जितना ग्रो होना होता है, वो हो चुका होता है। सो दिस क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग चिल्ड्रन, इट इज ओनली यूज फॉर द एडल्ट्स। Now, next one is the last topic is Human Development Report, HDR इसको short form में बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये एक रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है, एक ऑर्गन है। और ये हर साल जो है एचडीआर जो है, हर साल ऑलमोस्ट हर साल ही करता है, एनुअली ही करता है। तो एचडीआर जो रिपोर्ट पब्लिश करता है 200, 300, 400 पेजेस की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है जिसको एचडीआर बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जैसा हमने वर्ल्ड बैंक के केस में देखा था कि वहां डब्ल्यूडीआर होता है, तो यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो भी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। दैट रिपोर्ट इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसमें होता क्या है, इस रिपोर्ट में होता क्या है? इट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। ये रिपोर्ट क्या करती है? कंट्रीज को कंपेयर करती है, डेवलपमेंट के लिए कंपेयर करती है। और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज करती है? ये जो कि चाहिए होता है, हमने पढ़ा है। ये एजुकेशन लेवल यूज करती है, ये हेल्थ स्टेटस यूज करती है, और पर कैपिटा इनकम भी यूज करती है। यानी ये वो इंडिकेटर्स भी यूज करती हैं अपार्ट फ्रॉम द इनकम विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक से अलग है। वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है? ओनली द पर कैपिटा इनकम या इनकम ऑफ द पीपल। लेकिन यूएनडीपी में, एचडीआर में क्या है? एजुकेशन लेवल और हेल्थ लेवल भी यूज करता है। नेक्स्ट इज, अब एक इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है 200, 300 पेजेस की, लेकिन इसमें एक चीज आती है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स है जो कंट्रीज को रैंक करता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट जो हमारा जो मेन फोकस है वो एचडीआई पे होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो, जो वैल्यू होती है एचडीआई की, वो 0 से 1 के बीच में होती है। और इसी वैल्यू के आधार पे, इसी वैल्यू के बेस पे कंट्रीज को रैंक करते हैं। यानी जिस कंट्री का वैल्यू 1 के नजदीक में होगा, जिस कंट्री के एचडीआई का वैल्यू 1 के नजदीक में होगा, यानी 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, अगर इस तरह का वैल्यू एचडीआई का आया है, इसका मतलब वो कंट्री डेवलप्ड है। जैसे जैसे एचडीआई का वैल्यू जो है वो 0 के नजदीक पहुंचता जाता है, इसका मतलब उस कंट्री का डेवलपमेंट लेवल कम है। तो एचडीआई का वैल्यू कितना होता है? 0 से लेके 1 के बीच में होता है। 0 और 1 एक्सट्रीम केसेस है, नहीं होते हैं, लेकिन 0 के नजदीक हो सकता है, 1 के नजदीक हो सकता है, बीच में हो सकता है। 0 से कम नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो द वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1, और इसी वैल्यू के बेस पे कंट्री को रैंक किया जाता है। अगर जिसका जो एचडीआई वैल्यू है 1 के आसपास है, उनकी उनका जो डेवलपमेंट लेवल है वो बेटर होता है, और उन कंट्री को रैंक ऊपर दिया जाता है। जैसे रैंक हम क्लास में निकालते हैं 1 2 3 4, तो जो फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री होगा उसका एचडीआई का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी वो 1 के नजदीक होगा। और वो सब कंट्री, जितनी भी हमने कंट्री ली है, उन सब में बेहतर है वो एचडीआई का जो वैल्यू है। So, as the countries move towards 1, their development level improves and also the rank improves. जैसे जैसे 1 के नजदीक एचडीआई की वैल्यू पहुंचती है, उनका डेवलपमेंट लेवल भी अच्छा होता जाता है और उनकी रैंक भी इंप्रूव हो जाती है। सो अभी जो है एट प्रेजेंट जो है, आफ्टर 2010 एचडीआर, एचडीआई जो है 3 इंडिकेटर यूज करता है। जैसा हमने पढ़ा, 3 तरह के इंडिकेटर कौन कौन से हैं? एक हेल्थ है, एक एजुकेशन है, एक
इनकम लेवल है। तो हेल्थ के लिए वो कौन सा इंडिकेटर यूज करता है, इनकम के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करता है, और एजुकेशन के लिए वो कौन सा करता है, लेट अस सी। सो एचडीआई यूजेस 3 indicators. फर्स्ट वन इज हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में ये क्या यूज करता है, हेल्थ स्टेटस में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूज करता है, इसको हम देखेंगे व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकंड इंडिकेटर इज एजुकेशनल लेवल, एंड अंडर एजुकेशनल लेवल इट यूजेस एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और नेक्स्ट है इनकम लेवल। इनकम लेवल में ये पर कैपिटा इनकम जो है वो यूज करता है, पर कैपिटा इनकम जो है वो यूज करता है। अब ये देखना है, देखो पर कैपिटा इनकम इज ऑलरेडी डिफाइंड, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये है भी नहीं, बट रेफरेंस के लिए याद रखना है। एंड हेल्थ स्टेटस में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी हम देख रहे हैं कि एचडीआई जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा इंडेक्स है एज कंपेयर टू द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ओनली यूजेस दिस इनकम लेवल, while दिस HDI और UNDP का जो रिपोर्ट है HDR, इसमें all the three indicators या all the indicators which are equally important, all of them are used. हेल्थ का भी इंडिकेटर यूज करता है, एजुकेशन का भी यूज करता है, इनकम भाग का भी यूज इसमें करता है। अब इसमें दो चीजें हमें डिफाइन करनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हमें देखना है क्या चीज है। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इसको बोलते हैं। So life expectancy at birth denotes the average expected length of life of a person at the time of birth. यानी ये हम मान सकते हैं कि एक एवरेज पर्सन की लाइफ की क्या लेंथ होती है, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ जो है वो हम इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मेजर करते हैं, या इसको लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ भी कह देते हैं, कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन की लाइफ क्या है उस कंट्री में, उसका लाइफ का जो साइज है, जो लेंथ है, वो क्या है। तो जितना ज्यादा होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज गुड फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। और पर कैपिटा इनकम है, बिकॉज you know all the countries have different currencies for their purposes. So per capita income in case of HDI is taken in dollars. डॉलर को इसलिए यूज करते हैं so that all the countries can be compared, otherwise countries को compare करना will be very difficult. So per capita income in HDI is taken in dollars so that all the countries can be compared. Next is let us look at the position of India as per HDR 2015. बुक में डेटा दिया हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 का, विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज, कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके मुकाबले में इंडिया का पोजीशन क्या है, एचडीआई रैंक क्या है एचडीआई, और जो बाकी इंडिकेटर्स है उसमें कहाँ स्टैंड करता है इंडिया, उसको देखते हैं। नाउ वन थिंग शुड बी क्लियर, ये जो एचडीआर जो है, एचडीआर अगर मैं 2015 कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये रिपोर्ट 2015 में पब्लिश हुई है, लेकिन ये जो डेटा है इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर, दैट इज 2014। यानी एचडीआर अगर 2020 आएगा तो वो कौन से साल पे बेस्ड है, वो 2019 पे बेस्ड है, लास्ट ईयर का डेटा बताता है। सो लेट अस लुक एट द पोजीशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द नेबरिंग कंट्रीज। तो दिस इज the position of India with respect to neighboring countries। जैसे श्रीलंका का है तो टॉप में है, जो हम कंट्री जितनी भी कंपेयर कर रहे हैं 5 कंट्री में। सो इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि एक छोटा सा कंट्री है हमारे पड़ोस में श्रीलंका, वो इंडिया से हर मामले में बेहतर है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया के मामले में, उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो बेहतर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर है, लिटरेसी रेट बेहतर है, और रैंक भी अच्छा है। देखो रैंक को नंबर से मत लेना कि जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, रैंक का नंबर अगर कम होगा यानी वो टॉप की तरफ जा रहा है कंट्री। सो श्रीलंका, क्वेश्चन आता है ऐसा कि विच कंट्री इज बेटर इन टर्म्स ऑफ एचडीआई रैंक अमंग द नेबरिंग कंट्रीज। तो ये भी, अभी हम चाइना को नहीं ले रहे हैं लेकिन श्रीलंका को ले रहे हैं, तो श्रीलंका जो है वो बेटर है एचडीआई रैंक में एज कंपेयर टू इंडिया। और एक ऑब्जर्वेशन और है कि नेपाल जो है इट हैज हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। नेपाल का जो पर कैपिटा इनकम है ऑलमोस्ट इंडिया का हाफ है, बट नेपाल इज नॉट फार अवे फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ अदर indicators. Life expectancy is more in Nepal as compared to India. This literacy rate is not too much
below the literacy level in India. And this this HDI रैंक जो है 145 है नेपाल का, और इंडिया का रैंक जो है वो 130 है एज पर HDR 2015. सो वी कैन से जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो मैटर करती है कि व्हाट इज हैपनिंग टू द पीपल ऑफ अ कंट्री, उनका वेल बींग है वो ज्यादा मैटर करता है. तो HDI और HDR का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया है. HDR क्या है? एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है जो UNDP हर साल पब्लिश करता है, ऑलमोस्ट हर साल ही करता है. और इसमें क्या होता है, कंट्रीज को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. और इसका एक पार्ट होता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें स्पेशली जो है कंट्रीज को उनके डेवलपमेंट लेवल पे रैंक किया जाता है. और उसमें 3 इंडिकेटर्स यूज होते हैं: पर कैपिटा इनकम, which is the indicator of income; life expectancy, which is the indicator of health status of a country. और यहाँ लिटरेसी रेट दिया हुआ है, लेकिन लिटरेसी रेट अभी यूज नहीं होता है. इन प्लेस ऑफ लिटरेसी रेट व्हाट इज यूज्ड? लिटरेसी रेट को यूज ना करके अभी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है, जो हेल्थ का इंडिकेटर है. So now at last we should look at the India's position in terms of HDI and the rank of India in the last few years. क्योंकि बुक में डेटा 2014 और 15 से शुरू हो रहा है, तो पिछले कुछ सालों में इंडिया का रैंक भी हम देख लेते हैं. So India's HDI position in last few years, हम 2014 से ले रहे हैं क्योंकि कई बुक में डेटा 2014 से शुरू हो चुका है. तो अभी हमने देखा HDR 2015. HDR 2015 में हम देख चुके हैं इंडिया का रैंक 130 है, वैल्यू नहीं दिया हुआ था जो 0.609 है. तो जैसे जैसे ये 1 की तरफ बढ़ेगा, इसका जो HDI रैंक है वो बेहतर होता जाएगा. इन 2016 वैल्यू जो है वो बढ़ गया है HDI का, और रैंक भी इम्प्रूव हो गया है. सॉरी, हाँ, इसमें जो है रैंक इम्प्रूव नहीं हुआ है, रैंक नीचे चला गया, लेकिन वैल्यू जो है वो बढ़ा है. इसका रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारी कंट्री लेते हैं, अराउंड 190 कंट्रीज जो है वो हम कंपेयर करने के लिए लेते हैं. तो अगर किसी कंट्री ने हमसे ज्यादा जो इम्प्रूव कर लिया है तो वो कंट्री आगे आ सकता है. तो ऐसा भी हो सकता है कि HDI वैल्यू के बढ़ने के बावजूद भी जो है HDI रैंक ना बढ़ा हो. बट इन 2017 का डेटा अवेलेबल नहीं है. इन 2018 HDR 2018 जो HDI रैंक है वो 130 पे चला गया, इम्प्रूव हो गया है. HDI का वैल्यू भी इम्प्रूव हो गया है. और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है HDR 2019 में रैंक इंडिया का 129 पे चला गया, एक प्लेस इम्प्रूव हो गया, और HDI वैल्यू जो है 0.47 तक चला गया. सो बेसिकली ये क्यों दिया गया है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. तो HDI अगर रैंक पूछता है तो ये हम वैल्यू जो है याद रख सकते हैं. तो एक इसमें चीज हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन लगी कि यहाँ जो है वैल्यू इम्प्रूव हुआ है, बट डिस्पाइट दैट इम्प्रूवमेंट इन द वैल्यू ये जो रैंक है वो नीचे कैसे चला गया. तो इसका रीजन ये हो सकता है कि देर वर सम कंट्री इन HDR 2015 which were far behind India, but in 2016 they improved much better than the India. वो इंडिया से ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है उन्होंने, और वो आगे चली गई है. तो ऐसा ये रीजन हो सकता है. बट एज पर द लेटेस्ट डेटा, दैट इज HDR 2019, इंडिया रैंक्स 129, और 190 के आसपास कंट्रीज होती है, उसमें जो रैंक है इंडिया का 129 है, और जो HDI वैल्यू है वो 0.647 है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस HDI, HDR, body mass index, and this public facilities. So in the next class, we will take up the issue of sustainability, which is the last topic of this chapter development. Thank you.